हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज मैं बात करने जा रहा हूं इन्फेंटाइल स्पैजम्स के बारे में, क्योंकि दिसंबर का पहला हफ्ता है वो इन्फेंटाइल स्पैजम अवेयरनेस वीक के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैंने पहले भी इन्फेंटाइल स्पैजम्स के बारे में एक वीडियो बनाया था और उससे बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिला। उसमें इंडिया ही नहीं लेकिन इंडिया के बाहर के भी कई सारे पेरेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया, कई सारी वीडियोस भेजा और कई लोगों ने फ़ोन किया। और नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इंडिया के बाहर से भी कई लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। मुझे लगा कि इस वीडियो से काफ़ी एक प्रकार की जागरूकता आई है पेरेंट्स में स्पेशली। और ये वीडियो और एक पहल है कि इन्फेंटाइल स्पैजम्स के बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता चले, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि अगर मिस आउट हो गया तो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसको एक एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये मिस आउट होके कई महीने तक बच्चे उस स्पैजम्स में रहते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दोबारा एक बार इन्फेंटाइल स्पैजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और कब डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो इन्फेंटाइल स्पैजम एक प्रकार की एपिलेप्सी है जो कि बच्चों का स्पेशली फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों में स्टार्ट होता है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं इससे आगे बात करूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्योंकि ये एक ऐसी एपिलेप्सी है जिसमें बच्चे अगर ये स्टार्ट हो गया तो बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी रुकावट आ जाती है। जो पहले सीखे हुए हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं बच्चे, वो सब भूल जाते हैं। जो नेक होल्डिंग कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, तो डेवलपमेंट रुक जाती है और पहले जो डेवलपमेंट सीखा हुआ वो भी बच्चे भूल जाते हैं, रिग्रेस हो जाता है। तो इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में लिया जाता है ताकि इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। तो कौन कौन से बच्चे को ज़्यादा चांसेस है इन्फेंटाइल स्पैजम होने के लिए? तो जो बच्चे को NICU में रखा हुआ है किसी भी वजह से, कि जन्म के समय में रोए नहीं हैं, यदि शुगर कम हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उनको इन्फेक्शन हो गई, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस हो गया, या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई किसी भी कारण से, स्पेशली प्रीमैच्योर बच्चे रहते हैं 1.5 किलो से भी कम के, उनको स्पॉन्टेनियसली भी ब्रेन में ब्लीड होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे बच्चे हैं जो NICU के टाइम में रखे थे, बहुत बीमार थे, न्यूनेटल सीजर्स या फिर झटके वगैरह जो जन्म के टाइम में आए हैं, किसी भी वजह से वेंटिलेटर में डालना पड़ा, उनको बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था। तो ये सारे बच्चे को जो है ब्रेन में डैमेज होने की रिस्क रहता है। और यही बच्चों को बाद में जाके स्पेशली 3-4 महीने के जब ऊपर हो जाते हैं तो एक प्रकार का ये एक झटका जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पेरेंट्स स्पेशली जिनका बच्चे जो NICU में रहे हैं उनके लिए ये एक पहले से ही आप लोगों को एक समझ के रखना चाहिए कि बच्चे को स्पैजम्स जैसा कुछ है तो आपको अर्ली रिपोर्ट करनी चाहिए। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है डेवलपमेंट में, तो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। लॉन्ग टर्म में इन बच्चों को दिमागी कमजोरी हो सकती है, ऑटिज्म हो सकता है, तो ऐसे कई प्रकार के लॉन्ग टर्म इसके डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें इसको? तो कोई भी बच्चे जो सो के उठने के बाद स्पेशली हाथ को और सर को इस प्रकार से झटकते हैं बार बार, और ये क्लस्टर में होता है, खास बात ये 1 या 2 सेकंड के लिए होता है, और हर 5 से 10 सेकंड के बाद बच्चा इस तरीके से बार बार जो है झटका करता है। आप देख रहे होंगे कुछ वीडियोस भी हैं जो चल रहे हैं। इस प्रकार से अगर बार बार बच्चा अगर झटका करता है और डेली करता है, स्पेशली सो के उठने के बाद और नींद में जब जा रहा है उस समय, ये 2 अवस्था में सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो ये इससे सिचुएशन में पेरेंट्स को एक वीडियो बना के रखना चाहिए मोबाइल में, ताकि वो डॉक्टर को दिखाने में आसानी होगी। तो एक वीडियो छोटा सा बना के रखें, और ये वीडियो के सहारा से क्लियर हो सकता है कि स्पैजम्स है कि नहीं है। मेरे पास ऐसे कई वीडियोस जो हैं व्हाट्सएप पेरेंट्स ने किया पहले के जो वीडियो देख के, तो वीडियो से बहुत बार पता चल जाता है कि स्पैजम है कि नहीं, क्योंकि स्पैजम जैसे दिखने वाले और भी कंडीशंस हैं और ये मिस आउट हो जाती है बहुत बार। बिजी OPD में कई बार पीडियाट्रिशियंस जो हैं डिटेली पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स भी कभी कभी उनको लगता है कि बच्चा डर रहा है या बच्चा चौंक रहा है या कुछ गैस हो गया है या ठंड की वजह से है। ऐसे कई पेरेंट्स खुद एज्यूम करते हैं कि कुछ और रीजंस हैं। तो ये सारे जो हैं कारण की वजह से कभी कभी ये मिस आउट हो जाता है। कभी लगता है कि रिफ्लक्स का है या कभी बच्चा चौंक रहा है, स्टार्टल रिफ्लेक्स है, ऐसे करके मिस आउट हो सकता है। तो कभी भी ऐसे डाउटफुल सिचुएशन में एक वीडियो ज़रूर बना के रखिए ताकि उससे डायग्नोसिस में आसानी रहेगी। आइडेंटिफिकेशन की बात हो गई। डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं? डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी है EEG या फिर इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम।
ईईजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ब्रेन में दिखती है, जिसको कहते हैं हिप्स एरिथमिया या मॉडिफाइड हिप्स एरिथमिया। और ख़ास बात है कि इसमें स्पैजम्स का जो ट्रीटमेंट है वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ही करना चाहिए स्पेसिफिकली, ये बाकी के एपिलेप्सी जैसा नहीं है। इसमें ईईजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ईईजी में केवल एबनॉर्मल लिख के, एबनॉर्मल सीजर डिसऑर्डर लिख के नहीं होने वाला है। इसमें आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। जब ये पैटर्न अगर वैसे ही स्पैजम जैसा है और ईईजी में भी वो पैटर्न है, तो ट्रीटमेंट में हम क्लियर कट आगे बढ़ सकते हैं। और केवल डायग्नोसिस के लिए नहीं, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो उसके कुछ हफ्ते के बाद दोबारा एक बार रिपीट करके भी देखना पड़ेगा कि ये जो बाहर की वो जो झटका है वो कम होने के बाद ब्रेन के अंदर जो चल रहा है, जो एक्सेसिव जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो ईईजी में दिखा रही है, वो कितना कम हुआ या पूरा बंद हुआ कि नहीं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में जो ट्रीटमेंट की बातें हैं, ये एक स्पेशल टाइप की एपिलेप्सी है, जिसमें जो बाकी के एपिलेप्सी में जो दवाई यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है। ऐसे कई पेरेंट जब आते हैं मेरे पास तो रहता है कि ऑलरेडी लेवेट्रासिटाम है, सोडियम वैल्प्रोएट है या कोई फिनोबार्बिटोन है, ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं, लेकिन उनका वो झटका रुकता नहीं है। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो मेडिसिन जो काम करती है, वो है स्टेरॉइड, जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, जो सिरप फॉर्म में भी आती है। तो दोनों ही कारगर है और स्टेरॉइड ही इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं, जैसे विगाबैट्रिन है, या और भी इनका कॉम्बिनेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो केस टू केस के हिसाब से, तो वो अनेक प्रकार की दवाई इसमें काम करती है। तो ये आपको मैंने जस्ट एक समराइज इन्फेंटाइल स्पैज़म के बारे में बताया है। इसके डिटेल बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले बनाया था और वो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी उसके व्यूज़ यूट्यूब में मुझे देखे, और जिस प्रकार का मुझे मैसेजेस और रेस्पॉन्स आया, मुझे लगा कि लोगों में एक जागरूकता पेरेंट्स में ज़रूर आई है, और ये वीडियो भी उसी के लिए एक पहल है। तो कभी भी इस प्रकार का, कभी भी आप लोगों को कुछ डाउटफुल अगर आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, आपको अगर दिख रहा है, तो उसका ज़रूर वीडियो बनाएं। और अगर आप यहाँ कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और क्लिनिक में लाके दिखा सकते हैं। हम एवरी डे ऑलमोस्ट स्पैजम्स के बच्चों को हम देखते हैं और ट्रीट करते हैं। कई बच्चे ने यहाँ से जो बाहर से भी आके जो ठीक नहीं हो रहे थे स्टेरॉइड स्टार्ट करने के बाद और मेडिसिन मॉडिफिकेशन पर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगली बार कोई नया अवेयरनेस टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मिलना होगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।